एचपी गवर्नमेंट का कार्यक्रम 10 से 12 हर घर बने पाठशाला के तहत प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटीज। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रफ किया गया तो ये पाया गया कि ग्लास रॉड में जब हम ग्लास रॉड को स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, स्ट्रा, स्क्रैप ऑफ आयरन्स के पास ले जाते हैं, then these small pieces of paper they gets attracted toward this glass rod. And the same experiment we did with the a comb, and when we come over here and bring this comb nearer to the same pieces, then these small pieces of straw, papers, or feathers, or scrap of iron, they all are attracted toward this combs. So this attractive property which comes in these two objects, its explanation is take place in this way. ये कहा गया कि ये दो ऑब्जेक्ट, इनमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इसलिए आई क्योंकि ये इलेक्ट्रीफाई हो गए, ये चार्ज्ड हो गए। और इस तरह से जब आप किसी भी दो इंसुलेटिंग मटेरियल को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसी को आप कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी which is produced into insulating material because of rubbing one over another. और मैं अपने देसी लैंग्वेज में कहूँ तो हम कह सकते हैं कि रगड़ने से जो बिजली पैदा होती है उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हिस्टोरिकली सबसे पहले 600 बीसी में नोटिस किया। किसने? थालिस एंड मिलेटस। थालिस और मिलेटस ने इस एक्सपेरिमेंट को एक एम्बर स्टिक के साथ किया। जब उन्होंने एम्बर स्टिक को किसी क्लॉथ के साथ रफ किया तो उन्होंने पाया कि एम्बर स्टिक्स में भी यही अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी पैदा हुई, परंतु वो इस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और एम्बर्स का नाम लैटिन वर्ड में इसको कहते थे इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वहां से ही इलेक्ट्रिसिटी वर्ड भी पैदा हुआ। परंतु आफ्टर 1000 years in 1600 AD it was सर विलियम गिलबर्ट जिसने कि इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से एम्बर रॉड के साथ किया। वो सडनली जब उसने एम्बर रॉड को रब किया और जब उसने एक स्टिक के पास ले गया विच इज फिक्स्ड ऑन ए पिवोट, तो उसने ये पाया कि जो स्टिक है विच इज फिक्स्ड ऑन ए पिवोट इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस एम्बर स्टिक्स। और उसने एक बुक लिखी नेमली डी मैग्नेटा। उसमें उसने कहा कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है दे आर नोन एज इलेक्ट्रिशिया, और जो फोर्स इस प्रॉपर्टी के कारण उनमें होती है इट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। और हम इस चीज को अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो इनफ्लेमेबल टैंकर्स हैं कैरिंग पेट्रोल और डीजल और ट्रक, उनमें मेटेलिक रोप्स लगी हुई होती हैं एंड दे आर इन कांटेक्ट विद द रोड्स। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे एयर फ्रिक्शन के कारण जो मेटेलिक सरफेस के ऊपर चार्ज डेवलप होता है वो जो है अर्थ हो जाए उन मेटेलिक रोप के थ्रू। ऐसे ही आजकल जो टायर बने हुए हैं उनमें हम कुछ कार्बन के कंपाउंड रख देते हैं और उन कार्बन के कंपाउंड के कारण ही जो चार्ज मेटेलिक सरफेस के ऊपर पैदा होता है किसी व्हीकल में उसको अर्थ किया जाता है। तो हमने ये देखा कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में द चार्ज विच इज प्रोड्यूस ऑन एन इंसुलेटिंग मटेरियल इट इज स्टैटिक वन, but the static charge it become movable when this material is in contact with some conductor, only then it happens. तो ये जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हमें मटेरियल ऑब्जेक्ट में देखेगी इसका
नेचर क्या है। सबसे पहले ये देखा गया कि इसमें मटेरियल ऑब्जेक्ट में जो चार्ज पैदा हो रहा है उसको कहा गया इट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इट इज दैट वन फिजिकल क्वांटिटी, इट इज फिजिकल क्वांटिटी which has a electric force, and this electric force it is because of their natures. हमने इसके इस नेचर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का प्रयास किया है और हमने ये शुरू में ये माना कि इफ इट्स दिस नेचर इज बिकॉज ऑफ इट्स मास देन वी शुड अप्लाई ए ग्रेविटेशन फार्मूला गिवन बाय न्यूटन्स। तो हमने इस ग्रेविटेशन फार्मूले को अप्लाई किया और हमने ये देखा, जब हमने इस ग्रेविटेशन फार्मूले को अप्लाई किया तो हमने ये देखा कि दो मटेरियल ऑब्जेक्ट जिनका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है और डिस्टेंस जो है 10⁻⁻² सेंटीमीटर है, उनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी इट हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। परंतु बाद में दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया गया दैट वन हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन विच इज वेरी लार्ज। सो ये माना गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच विच इज बिकॉज ऑफ देयर मास डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज ए वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो बाद में इसके नेचर को फाइंड आउट करने की कोशिश की कि इसका नेचर क्या हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इट्स नेचर इज इलेक्ट्रिक इन नेचर, and that is why the force which come into play because of its this electric nature is known as a electrostatic force. Static means at rest. Electro means for the electron, means it is that kind of force which is produced in the electron who are in a rest state. Later on we try to find out its nature, what its nature should be. So generally we find that it has a two type of natures, and it's this two type of nature. Initially it is discovered by a scientist, namely Charlie. Charlie said that the charge which is produced on a glass rod, it is vitreous in nature. This word vitreous, it is derived from a Latin word viritum. Viritum means glass. So charge which appear on a glass, it is known as vitreous. Whereas the charge which appear on a amber, it is known as resinous. And this resinous word, it is derived from a amber. Amber means resin because it is producing that kind of gums, resin. But later on, it was Sir Benjamin Franklin who introduced these two vitreous and resinous charges in another way, which is known as positive and negative, by performing a series of large number of experiments. And with this, one of such them is, जैसे सपोज ये हमारे पास एक ग्लास रॉड है और जब हमने इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया देन डेफिनेटली इट गेट इलेक्ट्रिफाइड। और जब हमने ऐसी ही इलेक्ट्रिफाइड रॉड, दूसरी इलेक्ट्रिफाइड रॉड सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके इसके पास जब हम ले गए देन वी नोटिस देयर इज अ रिपल्शंस। And when we use for a ebonite rod, जब ebonite rod को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया और इस ग्लास रॉड के पास ले गए then we find attraction। और जब हमने दो ebonite रॉड को इस तरह से हैंग किया और सिल्क क्लॉथ या
कैट स्किन के साथ उसको रब किया तो हमने देखा कि उनमें क्या हुई, रिपल्शंस. So with this we conclude that the charge which is produced on a two type of rod having same nature is a same one, and it exert a repulsions, whereas the charge which is produced on a two different kind of object, it is also a different one. So with this we conclude that opposite charge they attract, but the similar charge they repel. And with this we come to know about its nature. So we conclude that the charge which is produced on a glass rod, cat skin, woolen cloth, or dry air, it is a positive one. Whereas the charge which is produced on a silk cloth, ebonite rod, amber, or rubber sticks, it is a negative one. So in this way, we introduce this concept of positive and negative charge on a different object, which is totally conventional one.